हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना सुनें, इसे पूरा सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं उसे ज़रूर ऐड करें। आज मैं आपसे रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन के भाग 2 के विषय में बातें करूँगी। राइटर कहते हैं कि जब वो युवा अवस्था में पहुँचे तो उस समय वो काफ़ी पैसा कमा रहे थे। वो मैरिन कॉर्प्स और जीरोक्स कंपनी में काम कर रहे थे और जीरोक्स कंपनी में तो वो बेस्ट जो टॉप 5 सेल्समैन थे उनमें से एक थे और दिन प्रतिदिन पूरी कड़ी मेहनत करके वो पैसा कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका पे चेक बड़ा होता, दूसरा जो उन्हें निराश करता वो था उनका उतना ही अधिक टैक्स का कट जाना। यहाँ पर राइटर को अपने रिच डैड की बातें याद आती हैं कि कैसे मध्यम वर्ग का और गरीब वर्ग का व्यक्ति सबसे अधिक टैक्स पे करता है। वहीं उनकी कंपनी के जो बॉस थे वो कभी भी उन्हें ये नहीं कहते थे कि तुम इतने अच्छे से काम कर रहे हो तो अपना खुद का बिजनेस शुरुआत करो, बल्कि इसके बजाय वो अक्सर कहते थे कि वो उनको प्रमोशन देंगे, उनकी सैलरी को और अधिक बढ़ाएंगे। यहाँ राइटर कहते हैं कि अब उस समय पर उन्हें अपने रिच डैड की बातें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। जैसे वो कह रहे थे कि किसके लिए काम कर रहे हो तुम, किसे अमीर बना रहे हो। अब राइटर को बातें क्लियर रूप से समझ में आ गई थी। अब वो और अधिक मेहनत कर रहे थे जीरोक्स कंपनी में और उससे जो अधिकतर पे चेक प्राप्त होते थे उनमें से मैक्सिमम जो वो अपना निवेश है वो पूंजी में कर रहे थे, ताकि जितनी अधिक उनकी पूंजी होगी भविष्य में वही पूंजी उनके लिए एक एम्प्लॉय का काम करेगी। राइटर दिन रात मेहनत करते हैं और 3 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी संपत्ति में इतना निवेश कर दिया था कि जितना वो जीरोक्स कंपनी से कमा रहे थे उससे अधिक उनकी संपत्ति अब उन्हें कमा कर दे रही थी। उनका प्रत्येक डॉलर जो निवेश किया गया था एक आत्मविश्वासी और ईमानदार कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा था और हर रोज एक नए कार्यकर्ता को अपने अंदर जोड़ रहा था, क्योंकि राइटर को समझ में आ गया था कि अब उन्हें जो जीवन की चूहा दौड़ है उससे बाहर निकलना है। यानी किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय होकर महीना भर मेहनत करो, फिर एक पे चेक के लिए वेट करो और उसका काफ़ी अमाउंट आप टैक्स के रूप में दो, और यही एक ऐसा विशियस खराब जो सर्कल है हमेशा जीवन में चलता रहेगा और अधिकतर मिडल और गरीब आदमी इसी चक्कर में रहता है। राइटर ने अपनी एसेट को बढ़ाकर इतनी कमाई कर ली थी कि उन्होंने अपनी पहली पोर्शे गाड़ी अपनी इसी संपत्ति से जनरेट की गई इनकम से ली। जब इन्होंने यह गाड़ी खरीदी तो इनके सहकर्मियों ने इनके बारे में सोचा कि कितना मूर्ख है कि इसने जो जीरोक्स की मशीनें बेचकर प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट से पोर्शे गाड़ी खरीदी, जबकि वास्तविक रूप से राइटर को पता था कि उसने जो गाड़ी खरीदी थी वो अपनी संपत्ति के कॉलम से अर्जित की गई संपत्ति उससे खरीदी थी। अब उसका पैसा उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वहीं राइटर कहता है कि आज उन्हें उनके रिच डैड के द्वारा जो दी गई वित्तीय समझ थी, ज्ञान था, वास्तविक रूप से काम आ रहा है। आगे राइटर हमें बताते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बना सकते हैं और अधिक, और इसके द्वारा आप इतने वित्तीय संबल बन सकते हैं कि आप जो चाहे कर सके। यहाँ राइटर फाइनेंशियल आईक्यू के 4 ब्रॉड एरिया देते हैं। नंबर 1 है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी कि एक तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी है जो कि आपको योग्यता देती है कि कैसे आप नंबरों को पढ़ें। यह एक बड़े लेवल की स्किल होती है। अगर आपको अपना एम्पायर बड़ा करना है, बहुत अधिक सक्सेसफुल होना है वित्तीय रूप से, तो आपको अकाउंटिंग पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपके ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा है वह अकाउंटिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। आपके वित्तीय ज्ञान की जो योग्यता होती है ना, वही आपको समझ देती है कि कैसे
आप अपनी वित्तीय स्टेटमेंट को समझें और देखें कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक। सेकंड है इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश। यह भी एक तरह की वैज्ञानिक टर्म है, यानी आप कैसे पैसे से पैसा कमाएं, और इसके अंदर आपको कई तरह की स्ट्रेटेजी और फॉर्मूले पर काम करना पड़ता है ताकि आप अपने पैसे से और अधिक पैसा कमा सके, और यह क्रिएटिव काम आपका राइट ब्रेन करता है। नंबर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग मार्केट की समझ होना, क्योंकि एक तरह से मार्केट को समझना भी एक वैज्ञानिक तरीका है जो कि आप सप्लाई और डिमांड के तहत करते हैं। यह एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसमें आपको एक तरह से इकोनॉमिक के फंडामेंटल समझने हैं, आपको मार्केट के एस्पेक्ट्स को समझना है ताकि आप जो भी निवेश करें वो आप ये सोच कर करें कि कौन सी चीज़ की वर्तमान में क्या डिमांड है। नंबर 4 है द लॉ यानी कि कानून। आप कॉरपोरेशन यानी कि संगठनों के तहत, जैसा कि पहले भी संगठनों के बारे में बताया गया है, ये एक लीगल फोल्डर होते हैं। इनके तहत आप अपने बिजनेस को और अधिक डेवलप कर सकते हैं। इनके दो फायदे होते हैं। एक तो आप टैक्स एडवांटेजेस में कि आप इनके द्वारा अपने जो टैक्स हैं उनको बचा सकते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि कानूनों के सहयोग से वो टैक्स के अंदर जो लूप होल, जो कमियां होती हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, ये आपको मुकदमों से बचाते हैं। अमीर लोगों पर अक्सर समाज के अलग अलग तबकों के द्वारा मुकदमे किए जाते हैं। वहीं अमीर के पास इतना समय नहीं होता कि वह इंडिविजुअल मुकदमे के लिए स्वयं जाए, तो यह काम उनके अपने अटॉर्नी करते हैं, उनके अपने वकील करते हैं। और इन सब की एडवाइस पर ही आप अक्सर देखेंगे कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं होता। वे वास्तविक रूप से चीज़ों के मालिक नहीं होते। वे नियंत्रित हर चीज़ को करते हैं, लेकिन मालिक किसी भी चीज़ के नहीं होते। इसलिए अक्सर जो ये कमी होती है वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग में होती है, जो पूरी संपत्ति के मालिक स्वयं बन जाते हैं, और जब कभी भी वे लोग मुकदमे में फंसते हैं तो उन्हें अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। अतः राइटर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में बड़ी मात्रा में धन दौलत चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, तो आप इन सब स्किल का कम्बिनेशन अपनाएं और फिर देखें कैसे आप अपनी जो वित्तीय समझ के साथ अपने बिजनेस को दिन प्रतिदिन बड़ा करेंगे। आगे राइटर बताते हैं कि जो बिजनेस ओनर होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं, उनके अंदर क्या अंतर होता है। जो बिजनेस ओनर होते हैं वो कमाते सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर वो खर्च करते हैं, और तीसरे नंबर पर वो टैक्स पे करते हैं। जबकि एक एम्प्लॉय जो होता है वह कमाता है, लेकिन सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पर वह टैक्स सबसे अधिक देता है, और तीसरे नंबर पर वह स्वयं पर खर्च करता है। आई होप राइटर की ये बातें आपको समझ में आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।